अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ माहरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नंबर गेम में तुर्क का पत्ता किसके हाथ में है? मौलाना की 13 सीटें पूरे पार्लियामेंट पर भारी हैं। आईनी तरमीम के मामले पर पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का आज दूसरे रोज होने वाला इजलास खत्म हो चुका है। खुर्शीद शाह की जेर सदारत इन कैमरा इजलास हुआ है, जिसमें JUI ने मुसव्वदा पेश किया है। खुसूसी कमेटी इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बाज़ मामलात पर शदीद इख्तलाफात की खबरें भी आई हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की हुकूमती अरकान के साथ तल्ख-कलामी हुई है। उमर अयूब ने अपने अरकान की गिरफ्तारी का मामला भी उठाया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि ये इजलास आइनी तरमीम के लिए है, गिरफ्तारी की बात बाद में कर लें। उधर PP रहनुमा नवीद कमर कमेटी इजलास से रवाना हो गए। सहाफ़ी ने सवाल किया, इजलास में तलखी क्यों हुई? जिस पर नवीद कमर बोले, इन कैमरा इजलास है, अगर चीज़ें बता दूँ तो इन कैमरा इजलास का क्या फ़ायदा? नवीद कमर ने और क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उमर अयूब साहब की कैमरा मीटिंग्स पे अगर आपने यहीं से वो करना है तो कैमरा का क्या फायदा? लेकिन सर हमने क्या पूछ ले, एम्बिग्युइटी ना रहे। नहीं, फहद चौधरी मौजूद हैं। फहद चौधरी ये तो नहीं बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन आपके जराए जो बता रहे हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी देखिए, खुसूसी कमेटी के इजलास में आज तल्ख कलामी की बड़ी वजह तो यही थी कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस के खिलाफ अपने पार्टी के जो मामलात हैं वो कमेटी इजलास में उठाए कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जिस पर वजीर कानून ने उन्हें ये कहकर खामोश करवाने की कोशिश की कि आप ये मामलात कमेटी में नहीं ला सकते, ये आईनी मामलात के लिए तश्कील दी गई है, यहाँ पर आईनी तरमीम की जा रही है, ये मामला आप कहीं और जाकर उठाएं, जिस पर शदीद तल्ख-कलामी भी हुई। बहरहाल खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम पर इत्तफाक़े राय के लिए एक ज़ैली कमेटी वज़ीर कानून की सरबराही में तश्कील दे दी है, जिसमें तहरीक इंसाफ के 2 अरकान भी शामिल है, और ये ज़ैली कमेटी किसी को भी बुला सकती है और किसी को भी रुकन नामजद कर सकती है, और इसमें मजीद इत्तफाक़ी राय पैदा किया जाएगा। खुसूसी कमेटी का इजलास अब ज़राए का कहना है कि इम्कान है कि STO कॉन्फ्रेंस के बाद 17 अक्टूबर को बुलाया जा सकता है। बहरहाल ज़ैली कमेटी का इजलास किसी वक्त भी हो सकता है, और इस इजलास के दौरान ही पीपल्स पार्टी के 2 अरकान शहरी रहमान नवीद कमर और जमीयत उलमा इस्लाम के कामरान मुर्तजा उठकर चले गए जरदारी हाउस, और वहां पर एक मीटिंग चल रही है जिसमें दोनों जो मुसवदे हैं JUI का और पीपल्स पार्टी का, उन पर जो मुश्तरका पॉइंट्स हैं वो तलाश करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल हुकूमत ने भी आज अपना मुसवदा जराए के मुताबिक कमेटी इजलास में पेश कर दिया है। पीपल्स पार्टी का मुसवदा आ चुका है, JUI का मुसवदा भी आ चुका है। बहरहाल तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी किस्म का कोई मुसवदा अभी तक पेश नहीं किया गया, और कोशिश ये की जाएगी कि आइंदा आने वाले 3 से 4 दिन में कोई इत्तफाक़े राय इस पर कायम हो सकता है तो ठीक है, वरना SCO कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद जराए का कहना है कि हुकूमत इरादा रखती है कि वो आईनी तरामीम का बिल ले आएगी कौमी असम्बली और सेनेट में। सही है, ठीक है। फहद चौधरी, डिटेल्स देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अहम खबर दें, पुलिस का कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह की शहादत के हवाले से उमर अयूब के बयान की तरदीद मंजर आम पर आ गई है। शहीद के बेटे नुमान अब्दुल हमीद शाह का कहना है कि वालिद की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनके सर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर शदीद जख्मों के निशानात पाए गए हैं। वज़ीर आज़म IG इस्लामाबाद और आर्मी चीफ से गुजारिश करता हूँ कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए और उनके कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं नुमान अब्दुल हमीद शाह, शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह का बेटा, जो कि 4 अक्टूबर 2024 को PTI के प्रोटेस्ट में शहीद हुए थे, और उनकी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पता चला, CT स्कैन में ये साबित हुआ कि उनकी सर की बैक साइड पे जो चोट के निशान थे, ज़ख्मों के निशान उनकी बॉडी पर पाए गए। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, IG इस्लामाबाद और आर्मी चीफ से गुजारिश करता हूँ कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और मेरे वालिद साहब के जो कातिल हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं हमीद शाह, शहीद कांस्टेबल का बेटा, जो कि 4 अक्टूबर 2024 को 26 नंबर चुंगी पे PTI के जलसे में शहीद किए गए। CT स्कैन की रिपोर्ट आने के बाद हमें पता चला कि उनके सर पे चोट और उनके सीने पे ज़ख्मों के निशानात थे, और मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ, IG इस्लामाबाद से ये गुजारिश है कि उनके कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और मेरे बाबा को इंसाफ दिया जाए।
इसी मामले पर मज़ीद भी बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सलमान, बताइएगा, शहीद कांस्टेबल के बेटे ने तो उमर अयूब के बयान की तरदीद कर दी है, मज़ीद के अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जिस दिन से वो शहीद हुए हैं उसी दिन से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा था कि शहीद कांस्टेबल की जो मौत का बाइस है वो ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक है। लेकिन अब जिस तरह से उनकी रिपोर्ट सामने आई है और ख़ासतौर पर जो उनके अहले खाना सामने आए हैं, उनके दोनों बेटे सामने आए हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी जो उमर अयूब ने अपना बयान रिपीट किया है एक टीवी प्रोग्राम के अंदर, उसकी मुकम्मल तौर पर तस्दीक की है। और दोनों बेटों का अपने वालिद की मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही बताती है कि उनके सर और जिस्म के हिस्सों के ऊपर शदीद जख्मों के निशानात पाए गए हैं, जो कि मारपीट और तशद्दुद का नतीजा है। और इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो उमर अयूब ने बयान दिया है उनके वालिद के हवाले, इंतकाल के हवाले से, मौत की वजह के हवाले से, वो इंतहाई दुख और तकलीफ का बायस है किसी भी खानदान के लिए जिसका प्यारा, जिसका बाप जो है वो इस तरह से दुनिया से चला जाए। उनके लिए यकीनी तौर पर ये दुख का, तकलीफ की बात है कि उनके वालिद की इंतकाल के हवाले से, मौत की वजह के हवाले से सियासी अज़ाइम जो है वो सामने रखे जा रहे हैं और उसको जो एक हकीकी बात है, जो सच की बात है, इंसाफ की बात है, वो नहीं की जा रही। उनका ये कहना है उनके साहबजादों का कि फौरी तौर पर उनका मुतालबा है प्राइम मिनिस्टर से, पाकिस्तान की हुकूमत से, कि जो इंसाफ है वो किया जाए और जो उनके वालिद के कातिल हैं, जो उनके वालिद की मौत की वजह बने हैं, उन लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। क्योंकि सीटी स्कैन रिपोर्ट जो है वो सीधे तरीके से बता रही है कि उनके वालिद की सर पर चोट थे और सीने पर भी जख्मों के निशानात थे। तो इस तमाम तो सूरत हाल को देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि सियासत की आड़ में जो पुरतशद्दुद रवैया है वो कहीं पर भी किसी जानिब से भी अपनाया नहीं जाना चाहिए। और ख़ासतौर पर जो मजमूम सियासी मकासद हैं उसके लिए इंतशार फैलाना और उसके साथ फिर झूठ बोलना और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करना, यकीनी तौर पर वो अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एज ए पॉलिसी उसको अपना लिया है, जो यकीनी तौर पर मौजूदा सूरत हाल में खास तौर पर काबिल मुज़म्मत है। जी बहुत शुक्रिया सलमान अवान अपडेट करने के लिए। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई एहतजाज पर अदलिया से अज खुद नोटिस लेने का बड़ा मुतालबा सामने आया है। वो कहते हैं कि कौमी मफाद में है कि अदलिया हालिया वाक़यात और नई अलगार का फौरी तौर पर नोटिस ले। अदलिया ने बानी पीटीआई को धड़ाधड़ रिलीफ दिया है। यह पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। रियासत की पूरी ताकत इस यलगार को रोकेगी। बानी पीटीआई ने तो जाली एब्सोल्युटली नॉट कहा था, अब हम असली वाला एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। हजारों की तादाद में लाके इन्होंने बसाए अपने दौरे हुकूमत, यानी पाकिस्तान की तबाही के सामान जो है इमरान खान ने मुहैया किए। इमरान खान के अलावा इनकी कोई डिमांड नहीं है। उनको मुल्क के हवाले से, मुल्क की तरक्की से हवाले से, मुल्क की तरक्की जो है इस वक्त अल्लाह का फजल है, उस पर मुल्क जो है वो गामजन है। ये उसका रास्ता रोकना चाहते हैं। और पाकिस्तान का जो है वकार जो है एक ऐसे मौके पे जब 12-14 जो है चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्कों के वज़राए आज़म जो हैं, सरबराह जो हैं, वो यहाँ पे आए होंगे। आनी तरमीमों पर गुफ्तो शनीद से बात आगे बढ़ती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हल नहीं है? वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ का कहना है कि आइन के हदूद के अंदर गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी है। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो गैर आइनी है? चीज़ गुफ्तो शनीद से मामलात हल होते हैं और कौन सा ऐसा मसला है जिसका हल नहीं और होने क्या जा रहा है। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1 महीने से ये डिबेट चल रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं तो बल्कि अपने साथियों से कहूँगा जो अपोजिशन के भी दोस्त हैं कि वो खुले दिल के साथ, जैसे कल मैंने उन्हें कहा था कि वो अपनी सजेशंस भी तो देना। सिर्फ तनकीद करने से मामला हल नहीं होगा। हमारा निज़ाम चौक हुआ पड़ा है, पेंडेंसी है तो वो किसी तरफ नहीं लग रही। फैसलों के ऊपर आपके सामने है किस तरह की तनकीद होती है। कभी लिटरली ये सिचुएशन लगती है कि जैसे आइन को रीराइट किया गया। तो इन चीज़ों को बैठ के सोचना चाहिए। और जब फ्रेमर्स ने ये गुंजाइश रखी आर्टिकल 239 में कि पार्लियामेंट के आइन को तब्दील करने, आइन में कुछ एजाद करने या आइन से कुछ निकालने की पावर जो है वो अनलिमिटेड है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे होने दें इन चीज़ों। और क्योंकि कल कमेटी इजलास में नहीं थे इसलिए कोई मुसव्विदा नहीं देखा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम के लिए वकालत और पीटीआई की मुखालफत कर रही है। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई मुखालफत इसलिए कर रही है क्योंकि सियासी मफादात हैं, क्योंकि आजकल सियासी मफादात को देखा जाता है, उसूल की पासदारी कौन करता है।
जमातों को अगर गौर से देखेंगे, बड़ी जमातें हैं ना, इनकी साइकी देखें, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से जो है वो किसी भी इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत करती हैं या मुखालफत करती हैं। अगर शायद पीटीआई हुकूमत में होती है ना, तो उसकी भी जरूरत इसी तरह के किसी बिल की होती है। और बुनियादी तौर पर पीटीआई जो अदालती इस्लाहात हैं, अदलिया के निज़ाम को बेहतर बनाना है, तो पीटीआई तो 100% इसके हक में है और उन्होंने चार्टर डेमोक्रेसी में इसको सपोर्ट किया। लेकिन आज मुखालफत क्यों कर रहे हैं कि आज वो ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि शायद ऐसी मफादात है उसको नुकसान पहुँचे। तो सारी बात सियासी मफादात की है ना, उसूल तो सबके चले गए, तो उसूल कहाँ है? मतलब उसूलों को ढूंढ। क्या डी चौक के एहतजाज से बानी पीटीआई आज़ाद हो जाएंगे? क्या आईनी तरमीम रुक जाएंगी? पीटीआई के एजेंडा मुल्क को हमेशा गैर मुस्तहकम रखना है। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पीटीआई ने 15 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान किया, जो मुल्क दुश्मनी है। पाकिस्तान के नाम पर कभी समझौता नहीं करेंगे। हमारे नंबर्स पूरे होंगे तो आईनी तरमीम भी होंगी। के दौरान एहतजाज आप डी चौक पे करेंगे तो उसका क्या बयान होगा? क्या डी चौक के एहतजाज से इमरान खान आजाद हो जाएंगे? क्या डी चौक के एहतजाज से अगर हमारे पास मेंबर पूरे हो जाते हैं तो क्या वो जो आईनी तरमीम है वो खत्म हो जाएगी या आपके ब्लैकमेलिंग से खत्म हो जाएगी? नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमने 18वीं तरमीम भी की थी, हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया था। आप लोग भी ऑन बोर्ड हो, हम आपको भी ऑन बोर्ड करेंगे। लेकिन पीटीआई का हमेशा ये एजेंडा रहता है कि मुल्क को हमेशा डिस्टेबलाइज रखें, मुल्क दुश्मनों के कहने पे काम करें। आज भी आप देखें कि इसराइल के अखबारात इमरान खान के फेवर में आर्टिकल लिख रहे हैं, इमरान खान के अपने ब्रदर इन लॉ जो हैं वो इसराइल के फेवर में ट्वीट्स कर रहे हैं, मुल्क दुश्मनी के साथ ये काम कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम मुहिब वतन हैं। और मौलाना साहब को सख्त मौक़िफ़ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम समिट के दौरान एहतजाज की मजम्मत नहीं, अब मरम्मत भी होगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि आपको तकलीफ IMF डील की है या SCO कॉन्फ्रेंस की। PTI ने 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दे दी है। पाकिस्तान और इसके इदारों पर हमला करने वाली सियासी जमात नहीं हो सकती। SCO कॉन्फ्रेंस होगी और हर हाल में होगी। किसी को भी माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। रियासत इदारे ब्लैकमेल नहीं होंगे। पाकिस्तानीज और पाकिस्तान में सऊदी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में मौजूद थे। उस मौके पर एहतजाज के नाम पर फिर दावा बोला गया। ये कौन सा एहतजाज है जो पाकिस्तान के खिलाफ है? आपको तकलीफ IMF की डील की है, आपको तकलीफ SCO से पाकिस्तान की मजबूती की है। एयरपोर्ट पर चाइनीज पर हमला करने वाले और इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल देने वालों में कोई फर्क नहीं है। कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी, सिक्योरिटी में होगी, पूरी आबोताब के साथ होगी और हम इस एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे, मुरम्मत भी होगी। और जितनी मुरम्मत पिछले दिनों से जारी है उतनी तेजी से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। ये मुरम्मत और स्टॉक एक्सचेंज और इकोनॉमी का लगता है कोई जोड़ है। कोई शक नहीं रह गया कि दहशतगर्दी करने वाला PTI को इस्तेमाल कर रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। इससे तिजारत को फ़रोग दे सकते हैं। ये पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। अफसोस है PTI 15 अक्टूबर को एहतजाज कर रही है। से कहा कि जब ये आलमी अहमियत का इवेंट पाकिस्तान में मुनक्कद हो रहा है, तहरीक इंसाफ या जिसे मैं तहरीक इंतशार कहूँगा, उसने 15 अक्टूबर को जिस मुजाहरों की कॉल दी है, अब कोई शुबा नहीं रह गया कि कराची में होने वाली दहशतगर्दी और तहरीक इंसाफ की इन सियासत दहशतगर्दी की कॉल्स में मुमासलत है। यूं लगता है कि इनका स्क्रिप्ट राइटर एक है, जहां एक तरफ वो दहशत गर्दों को पाकिस्तान के कलीदी मुफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अहम खबर आपको देंगे कि बानी PTI की सेहत के लिए फिक्रमंद अमरीकी रुकन कांग्रेस टॉम सवाजी के बारे में अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। टॉम सवाजी ने अडियाला जेल में बानी PTI की सेहत के बारे में वजीर खारजा ब्लिंकन को खत लिखकर इजहार तशवीश किया। टॉम सवाजी अपने सेहूनी नवाजी और अमरीकी यहूदी कम्युनिटी के बड़े हमदर्द की हैसियत से मशहूर हैं। बानी PTI और यहूदी लॉबी का गठजोड़ फिर बेनकाब। बानी PTI सेहत के लिए फिक्रमंद अमरीकी रुकन कांग्रेस टॉम सवाजी के बारे में अहम इंकशाफ सामने आ गया। टॉम सवाजी ने अडियाला जेल में बानी PTI की सेहत के बारे में वजीर खारजा ब्लिंकन को खत लिखकर इजहार तशवीश किया। सहूनियत के पैरोकार टॉम सवाजी डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर रुकन कांग्रेस मुंतखब हुए। अमरीकी यहूदी कम्युनिटी के बहुत बड़े हमदर्द की हैसियत से मशहूर हैं। अमरीका की ताकतवर सहूनी लॉबी ने सितंबर में टॉम सवाजी को कांग्रेस के पाकिस्तान कॉकस का चेयरमैन बनवाया। टॉम सवाजी का अगले माह नवंबर में पाकिस्तान का दौरा मुतवक्किल है। जेल में बानी PTI से मुलाकात की
कोशिश भी करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत का 23वां इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास की भरपूर तैयारियां आखिरी मराहिल में जारी हैं और इजलास में 8 ममालिक की आला शख्सियात शिरकत करेंगी, जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी समिट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। कॉन्फ्रेंस में चीन और रूस समेत 8 ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। पाकिस्तान SCO समिट की मेज़बानी करने को तैयार। गैर मुल्की सरबराहान की शिरकत होगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहर इक़्तिदार की रेड जोन शाहराहें और सरकारी इमारतें सजा दी गई हैं। पार्लियामेंट हाउस भी गुलाबी रंग में रंग गया। डी चौक को भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया, जबकि भरपूर तैयारियों को आखिरी शक्ल देने के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल। सरबराही इजलास के बायस 14 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में आम तातील होगी, जबकि सिक्योरिटी इंतजामात पाक फौज को सुपुर्द कर दिए गए हैं। VIP मूवमेंट के मौके पर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तरतीब दिया गया है। 14, 15 और 16 अक्टूबर के दौरान इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद रहेगा। और इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए बताया जा रहा है कि पंजाब के 5 अजला हैं, यहाँ पर फौरी तौर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अमन, सलामती, तहफ़्फ़ुज़। महकमा दाखिला ने पंजाब के 5 अजला DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोटद्दू में 3 दोस्त के लिए दफ़ा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी इतलाक़ 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक है। दफ़ा 144 के निफाज का फैसला मुतल्लिक़ा ज़िला इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर किया गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहकामात जारी किए गए। महकमा दाखिला ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। नाज़रीन, सिंध के बासी पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ रहे हैं और ऐसे में हम देख रहे हैं कि खुन्नाक ने भी सर उठा लिया है। इसी पर महकमा से सिंध का कहना है कि 160 केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं। इस पर रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। डेंगू, चिकनगुनिया और दीगर बीमारियों के बाद सिंध में खुन्नाक के मरीज भी तेजी से सामने आने लगे। महकमा सेहत सिंध ने 160 केसेस की तस्दीक की है। सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में खुन्नाक के 12 मरीज जेर इलाज हैं। हैदराबाद में 13, कराची में 10, सक्खर में 2, शहीद बेनज़ीराबाद 2 और लाड़काना में 1 शख्स खुन्नाक के हाथों जान गंवा चुका है। कराची में रमसाल खुन्नाक के 73 केसेस रिपोर्ट हुए। हैदराबाद में 35 और लाड़काना में 31 केसेस रिपोर्ट हुए। ये बीमारी मुतअद्दी है और बैक्टीरिया से फैलती है। अलामात में नज़ला, खांसी और बुखार हैं। नाज़रीन, ये मूज़ी मरज़ है क्या, इसके फैलने की वजह क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके किस तरह से इसको रोकने के लिए इक़दामात उठाए जाते हैं, इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा मरियम हसन मौजूद होंगी। उन्हीं से जानते हैं। मरियम, बताई गई ये मर्ज़ है क्या अपडेट बताई जा रही है इस हवाले से? दीगर वबाई अमराज के साथ साथ खुन्नाक के केसेस भी रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। रमासाल सिंध भर में खुन्नाक के तकरीबन 160 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें से 73 केसेस का ताल्लुक कराची से है और 35 केसेस हैदराबाद, जबकि 2 केसेस शहीद बेनज़ीराबाद और लाड़काना से रिपोर्ट किए गए हैं। 28 अफराद इस मर्ज के सबब जान की बाजी हार चुके हैं। तकरीबन 10 अफराद का ताल्लुक जो है वो कराची से है और 12 केसेस का ताल्लुक जो है वो हैदराबाद से बताया जा रहा है। लेकिन एक तशवीशनाक बात ये भी देखने में आ रही है कि सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में इस वक्त मौजूदा तौर पर 12 मरीज जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 9 मरीज जो हैं वो कम उम्र बच्चे हैं, लेकिन 3 पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो कि अडल्ट हैं और 30 साल से ज़ायद उनकी उम्र जो है बताई गई है। अलबत्ता उनकी शनाख्त जो है वो जाहिर नहीं की गई है। उनका इलाज सिंध इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल नीपा में इस वक्त जारी है। ये और इसी पर आपको मज़ीद भी बात करेंगे कि कराची में बच्चे नदी नालों में गिरने लगे हैं, लेकिन इस पर जो टीमें हैं रेस्क्यू की वो कोई खातिर खा इक़दामात नहीं कर रही हैं। कराची में लासी गोट में भी एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या था। अहले खाना एहतजाज भी कर रहे हैं, उनका क्या कहना है इसी पर मज़ीद जानते हैं। खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, अपडेट कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ सुराग बोर्ड लासी गोट की उस नदी के पास, जहाँ जुमेरात की शाम 5 बजे डूबने वाला 8 साल उज़ैर है, उसकी तलाश जारी है। अब तक वो बच्चा नहीं मिल सका है। रेस्क्यू 112 की टीमें और साथ ही जो अहले मोहल्ला है और रिश्तेदार हैं वो खुद अपनी मदद आपके तहत यहाँ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2 रोज़ गुजर चुके हैं, बच्चे की लाश अब तक पानी से नहीं निकाली जा सकी है। 3 दिन हो गया हमारा बच्चा गया हुआ यहाँ से, कोई वो क्या बोले मैं आपको क्वेश्चनरों को बोले हुआ कर लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ नहीं हो रहा है हमारे साथ। अब किस लिए नहीं कर रहे? कल दिखाओ के लिए कैमरे आ जाते, सामने खड़े हो जाते,
दिखाते थे भाई हमने ये किया हुआ कि ले आज तक कुछ हुआ नहीं है। 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन हो गया बच्चे को। तीसरा रोज़ भी गुजरने को है, लेकिन बच्चे की तलाश में रेस्क्यू इदारे और दीगर जो इदारे हैं वो नाकाम दिखाई देते हैं। जी। और लासी गोट पर आपने खुर्रम गुलजार से जो गुफ्तगू की उन्होंने हमसे, उसमें उन्होंने तमाम तर जो मामलात हैं उसको सामने रखा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अपने नाजरीन को ये बता दें कि सिंध में दीगर अमराज के बाद खुन्नाक भी सर उठाने लगा है। एक बार फिर से हम जिक्र कर रहे हैं इसका। महकमा सेहत सिंध ने 160 केसेस की इस हवाले से तस्दीक कर दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। सिंध में खुन्नाक की वबा भी सर उठाने लगी है। ये बीमारी क्या होती है, इस हवाले से हमने अपने नाजरीन को भी बताया है। इससे बचने के लिए क्या इकदाम उठाए जाते हैं वो भी हमने अपने नाजरीन के साथ शेयर किया है। और इसमें अमवात भी रिपोर्ट हो रही हैं। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर खालिद शेख हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस अहम मामले पर। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये कहिएगा कि ये जो बीमारी है, वैसे ही हम देख रहे हैं कि सिंध में पहले ही बीमारियाँ कम नहीं हैं और ना कम होने का नाम ले रही हैं। इस बीमारी से किस तरह से बचा जा सकता है और ये ज्यादा किसको हिट करती है? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखें, डिप्थीरिया जो बीमारी है, खुन्नाक एक ऐसा मर्ज है, ऐसी बीमारी जिसका एक भी केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन के जरिए, टीकों के जरिए बिल्कुल कंट्रोल की जा सकती है। अगर किसी बच्चे को उसके 3 टीके लगे हैं जो हमारे EPI प्रोग्राम में 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते में लगते हैं, हर बच्चे के लिए ये टीका मुयस्सर है पूरे पाकिस्तान में बगैर किसी कॉज के। अगर ये बच्चे को 3 टीके लगे तो ये यकीनी बात होती है 99% से भी ज्यादा कि इस बच्चे को ये मर्ज नहीं होगा। बदकिस्मती से हमारे वालिदैन तवज्जो नहीं देते हैं टीके लगाने के टाइम पे, बच्चों को टीके नहीं लगते हैं। खुन्नाक की बीमारी सांस की बीमारी के तरीके से फैलती है। और सरकता कलामी की माजरत, वक्त की यहाँ पर कमी है और जो यकीनी तौर पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं उस पर देखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। फिर वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।